शाम के 7 बजने वाले हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज संघ पर एक बड़ा बयान देकर नई बहस छेड़ दी है। गडकरी ने साफ कहा, मार्क्सवाद और समाजवाद पूरी तरह फेल हो चुका है और अब सिर्फ संघ की विचारधारा ही है जो देश को सही रास्ते पर ले जा सकती है, यानी संघ के पास देश की हर समस्या का हल है। गडकरी ने कहा, सामाजिक और आर्थिक तौर पर बराबरी, राष्ट्रवाद और स्वास्थ्य और शिक्षा में संघ के काम से ही देश की हर समस्या सुलझाई जा सकती है। गडकरी तो यहां तक कह गए, आरएसएस का यह मॉडल सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दे सकता है। नितिन गडकरी के मुताबिक हिंदुत्व को लेकर संघ को बदनाम किया गया है, इसलिए लोगों को बताने की जरूरत है संघ का हिंदुत्व सबको साथ लेकर चलने वाला है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुस्तान के हर मर्ज की दवा है? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुनिए नितिन गडकरी का संघ पर आज का ये बड़ा बयान। आज हमारी विचारधारा जो है, जो हमारे राष्ट्र के लिए आज की सभी समस्याओं का एकमात्र उत्तर है, उसको हम ठीक प्रकार से अभी भी और गति से हमको पहुंचाने की आवश्यकता है। संघ ये ऐसी हम सब के जीवन की प्रेरणा है कि उस विचारों के अनुरूप जाने से हम सुखी, समृद्ध, संपन्न राष्ट्र का निर्माण भी कर सकेंगे और जातिवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता, उच्च नीचता का भाव, सामाजिक समता, समरसता, सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी के आधार पर हमारे समाज की निर्मित भी कर सकेंगे। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से प्रेम शुक्ला, कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी, यहां स्टूडियो में आरएसएस के विचारक अवनिजेश अवस्थी, मेरे साथ आसिम वकार हैं जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, और शबनम लोन भी जुड़ेंगी, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, सीनियर लॉयर हैं। कश्मीर हिंदुस्तान की बड़ी समस्या है, इसीलिए उनको भी हमने इस डिबेट में शामिल किया है। सबका स्वागत है। लेकिन पहले प्रेम शुक्ला जी, नितिन गडकरी ने कह दिया देश की हर समस्या का समाधान, हर समस्या का हल आरएसएस की विचारधारा में छिपा है, लेकिन आपके विरोधी कह रहे हैं आप हर समस्या का समाधान नहीं है, आप हर समस्या की जड़ हैं। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला। मुझे लगता है विरोधियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को जानबूझकर वो अज्ञान में परिवर्तित करने पर आमादा है। भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है वो आर्थिक सामाजिक समता की समस्या है, और आर्थिक सामाजिक समता संस्थापित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा सबसे स्पष्ट और प्रभावशाली विचारधारा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्वयं जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में 1930 के दशक में आए तो उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार देखा कि किसी शाखा में अस्पृश्यता का बोध तक नहीं, किसी की जाति का किसी को ज्ञान तक नहीं है, कोई एक दूसरे की जाति पूछकर किसी के साथ व्यवहार नहीं कर रहा है। तो अस्पृश्यता निवारण के संदर्भ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो भूमिका है, सामाजिक समरसता की संस्थापना में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका, सामाजिक तौर पर जो है एकात्म मानव दर्शन, अंत्योदय, आखिरी व्यक्ति का कल्याण करना, आर्थिक, मुझे लगता है इससे बड़ी नीति और कोई नहीं होती है। और राष्ट्रवाद के संदर्भ में सांस्कृतिक समाज, जिस तरह से राष्ट्रवाद को संस्थापित करने की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका रही है, और विश्व बंधुत्व, विश्व मानवता की बात, और नागरिक को जो है समग्र नागरिक बनाने का, एक नागरिक को जो है समग्र और समर्थ बनाना, उसका जो है सांस्कृतिक विकास करना, उसको सामाजिक समरसता के लिए प्रेरित करना। तो मुझे लगता है सारी समस्या है, जाति की समस्या है, प्रेम शुक्ला जी, आर्थिक वैषम्य की समस्या है, तो इन समस्याओं का समाधान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा में है। ठीक है, नितिन गडकरी भी यही कह रहे हैं। उन्होंने भी यही कहा कि सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी यानी सामाजिक और आर्थिक तौर पर बराबरी हो, राष्ट्रवाद हो, और जो आरएसएस हेल्थ और एजुकेशन यानी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम कर रहा है उसी से हर समस्या का हल हो सकता है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, जितने भी आरोप लग रहे हैं आजकल, जितने भी विवाद खड़े हो रहे हैं, सारे के सारे संघ की आइडियोलॉजी में ही छिपे हुए हैं सर। सारे विवाद, कोई भी एक विवाद आप उठा लीजिए आज, चाहे शिक्षा का भगवाकरण हो, वो आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से है। गाय के नाम पर हत्या हो रही है, उसमें भी गौरक्षा संघ की आइडियोलॉजी है। वंदे मातरम देख लीजिए, विरोधी यहां तक कह रहे हैं संघ की आइडियोलॉजी के नाम पर देश भर में भय का माहौल बना रखा है आपने, और आप कह रहे हैं इसी में हर समस्या का समाधान। नहीं देखिए, नहीं, देखिए, अब गौ रक्षा का विषय लिया तो महात्मा गांधी, आपको लगता है फिर तो जो है विभाजनकारी हो गए। गौओं का संरक्षण करना महात्मा गांधी की विचारधारा थी, और उनके जो सत्याग्रही प्रथम थे आदरणीय विनोबा भावे, वो अपने जीवन के अंतिम क्षण तक जो है वो गौ रक्षा के लिए खड़े रहे। तो मुझे लगता है कल से आप महात्मा गांधी को विभाजनकारी कह देंगे
विनोबा जी को भी विभाजनकारी कर देंगे। तो गौओं का संरक्षण करना ये विभाजनकारी नहीं हो सकता। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा गौओं के संरक्षण की समर्थन करती है, किसी को जो है गुंडागर्दी करने की इजाजत नहीं देती है, ना उसकी प्रेरणा देती है। तो कृपा करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इसके लिए बदनाम करने से अच्छा चलिए ठीक है, चलिए एक विषय आपका ये गौ रक्षा पर है, ठीक है। दूसरा वंदे मातरम पर है। हाँ। तो वंदे मातरम तो साहब इस देश के स्वतंत्रता का मूल मंत्र था। पंडित मदन मोहन मालवीय कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य नहीं थे, किंतु वंदे मातरम के लिए उनका आग्रह, मुझे लगता है जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनका आग्रह था, महात्मा गांधी का आग्रह था। संविधान सभा में जब उसको राष्ट्रगीत की मान्यता दी गई तो संविधान सभा के विद्युत सदस्यों का आग्रह था। ठीक है। और आज उसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आग्रह रख रहा है, हाँ। तो उसका विभाजनकारी की साथ। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है। लेकिन एक सेकंड, मुझे पता है आसिम वकार और प्रियंका दोनों बोलने को बेताब हैं, लेकिन मैं पहले अवनीश अवस्थी आपसे एक कमेंट चाह रहा हूँ। आपकी सरकार हिंदुस्तान में कई साल हो गए, अब तो वाजपेयी जी की 6 साल थी। आपकी सरकार मतलब? आपसे मतलब आपकी आइडियोलॉजी की सरकार, संघ की सरकार, संघ की आइडियोलॉजी की सरकार, संघ की विचारधारा पर चलने वाली सरकार, राष्ट्रवादी। हाँ। चलिए राष्ट्रवादी सरकार, आपके हिसाब से राष्ट्रवादी सरकार। 6 साल वाजपेयी जी के थे, 3 साल मोदी जी के हो गए। मैं पूछ रहा हूं कि अगर हर मर्ज की दवा आपके पास है तो आपने कितने मर्ज ठीक कर दिए हिंदुस्तान के अभी तक? आपने 6 साल और 3 साल तो बता दिए। हाँ। आपने बाकी के 67 साल क्यों गोल कर दिए? हाँ। वो 67 साल किसके थे? 67 या 70 और 10 में का जो अनुपात है, उसी अनुपात में समस्याएं भी हल होंगी। जिस और समस्याएं लगातार पाइलअप होती गई, आप जानते हैं कि लगातार पाइलअप होती गई। और आपने जो 2 बातें कही, उसमें एक बात सबसे पहले मैं कह दूं, जो बात बहुत जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया में या मीडिया में भी, रेगुलर मीडिया में भी बहुत, अभी एक वायरल हुआ वीडियो कि गोवा के एक बीच पर, बागा बीच पर एक महिला पर्यटक के साथ गाय के कारण हंगामा हुआ, उसको मारा पीटी की गई। आप जानते हैं उसकी सच्चाई क्या है? उसकी सच्चाई ये कि वो वीडियो 2012 का था, उसमें गाय कहीं बीच में नहीं थी। एक वागा बीच का एक व्यक्ति, रेस्टोरेंट वाला था, उसके वो यूज कर रही थी उसका फर्नीचर, उसके कारण मारपीट हुई और 20 लाख लोगों ने देखा और ये मैसेज गया कि ये गाय के नाम पर प्रोपेगेंडा है, फेक प्रोपेगेंडा, फेक प्रोपेगेंडा नहीं, बदनाम करने की साजिश। लगातार पिछले 90 वर्षों से लगातार संघ के खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है और इस तरीके का दुष्प्रचार हो रहा है। और वो घटना जिसका कोई गाय की रक्षा से संबंध नहीं है, वो सोशल मीडिया पे चल रहा है। इसके लिए कोई क्या कहेगा? हाँ। अब क्या कहेगा? आता है कि आप लोग गौरक्षा के नाम पे गुंडागर्दी करते हैं। गुंडागर्दी गौरक्षा के नाम पे भी नहीं हो रही। आप जो ये सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी यानी सामाजिक आर्थिक बराबरी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप आरक्षण का विरोध कर रहे हैं? नहीं, आप यही तो बात कर रहे हैं। बराबरी का मतलब क्या? नहीं, आप इसमें भी मैं बता दूं, मोहन भागवत जी ने विजय सोनकर शास्त्री की किताब का विमोचन किया, अभी 2 साल पहले की बात है। वो किसी ने नहीं दिखाया। उनका कि अभी 100 वर्षों तक जितना उनके साथ अत्याचार हुआ है दलित जातियों के साथ, दलित वर्ग के साथ, अगले 100 वर्षों तक भी अगर आरक्षण रहे तो शायद हम उनको बराबरी के लेवल पर लेके आए। ये कोई नहीं दिखाता। और ये पब्लिकली कहा उन्होंने, पब्लिक मीटिंग में कहा। प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? मैं वही पूछ रहा हूं आपसे। संघ को बदनाम, आप कह रहे हैं हमेशा बदनाम किया गया, कौन बदनाम कर रहा है? यही लोग जो पैनल पे बैठे हैं, ये लोग, क्योंकि ये लोग ये कभी नहीं बताते। एक छोटा सा कमेंट, मानिक जी, एक छोटा सा कमेंट, ये लोग कभी नहीं बताते कि 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड में पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे प्राइम मिनिस्टर वो ने झूठ है, वो बिल्कुल झूठ है। वो वैसे ही प्रोपोगेंडा है जिसका इल्जाम आप दूसरों पे लगा रहे हैं। बिल्कुल झूठ है। अच्छा, वो झूठ है। 1963 की कोई रिपब्लिक डे परेड में आरएसएस नहीं। मैं उन व्यक्तियों से मिला हुआ हूँ जो संघ के स्वयंसेवक के रूप में शामिल हुए थे। मैं उन व्यक्तियों से मिला हुआ हूँ जो स्वयंसेवक के रूप में, सब कुछ है, सच है ये। प्रियंका जी, आई कैन चैलेंज यू। 65 की लड़ाई में, 65 की लड़ाई में, 65 की लड़ाई में मैं आई कैन शो यू द प्रूफ, आई कैन शो यू द प्रूफ। 1965 की लड़ाई में होमगार्ड ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी आंतरिक उस पर है। अच्छा चलिए, संघ के स्वयंसेवक रसद पहुंचाने सीमा तक गए थे। समय ले लिया है प्रियंका जी। अच्छा चलिए, आधे घंटे की डिबेट में काफी समय उन्होंने ले लिया है। ठीक है ना, ठीक है। प्रियंका जी, डिबेट भी संघ पर हो रही है। जवाब दीजिए। आप जब बोलती है ना तब मैं बोलता नहीं हूँ। चलिए प्रियंका जवाब दीजिए। तर्क जो है आपके, जब प्रोपोगेंडा के आधार पे हो तो वो तर्क सुनने का प्रोपोगेंडा तो 70 साल से चल रहा है ना, और ना ही मैं सुनूंगी प्रोपोगेंडा। हाँ, ये प्रोपोगेंडा था, शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शुरू किया था जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी और राष्ट्रीय सेवक वल्लभ भाई पटेल का पत्र दिखा दूं मैं आपको। वल्लभ भाई पटेल का पत्र दिखा दूं कि आप लोग कांग्रेस में आइए तो कांग्रेस का शुद्धिकरण हो जाएगा।
गांधी जी की हत्या में मिठाई बांटी गई, वो शायद वो भी प्रोपेगेंडा था। अब मैं आपको दूसरी बात पूछती हूँ, ये भी प्रोपेगेंडा होगा, ये भी प्रोपेगेंडा। आप देखिए बोलने नहीं दे रहे, डिबेट होती है। मैं सबसे दोनों की बात शांति से सुन रही थी। तो ये प्रोपेगेंडा सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे जब होम मिनिस्टर रहकर उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे बैन लगाया था। उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी और पार्लियामेंट में बात भी की रही थी कि किस तरीके से महात्मा गांधी की हत्या पे जश्न बनाया गया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से। आज नितिन गडकरी जी ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि जो अनइलेक्टेड गवर्नमेंट जो आरएसएस चला रहा है नागपुर से, वो उसी पद चिन्हों पे चल रही है ये सरकार। मोहन भागवत जी ने बता दिया है उनका महिलाओं को लेकर क्या जब सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं, जब वो बोलते हैं रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए, उसी से स्पष्ट होता है उनकी क्या विचारधारा है इसको लेकर। और कौन भूल सकता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेडक्वार्टर्स में करीब 65 साल लगे थे उनको इंडियन ट्राई कलर फहराने में। तो ये इनकी सच्चाई है। अगर आपको लगता है सारे सोल्यूशन का निवारण यही कर सकते हैं, सारी तकलीफों का निवारण यही कर सकते हैं, तो थोड़ा इतिहास में झांकें, थोड़ा देखें किस तरीके से एक अनइलेक्टेड गवर्नमेंट आज खड़ी है और वो अनइलेक्टेड गवर्नमेंट जो नागपुर से चल रही है उसका पूरा अनइलेक्टेड गवर्नमेंट क्या होता है? 44 लोगों की मतलब है, 44 लोगों की गवर्नमेंट होती है क्या? अनइलेक्टेड गवर्नमेंट का क्या 10 जनपद की गवर्नमेंट होती है इलेक्टेड गवर्नमेंट? अनइलेक्टेड 10 जनपद की गवर्नमेंट इलेक्टेड होती है जो सरेआम प्रधानमंत्री का रेजोल्यूशन फाड़ते हैं, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है जी को देश की वो मणिशंकर अय्यर की इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है जो पाकिस्तान देश की सरकार को हटाने में हमारी सहायता कीजिए। प्लीज वो मणिशंकर अय्यर की सुन तो लीजिए क्या कह रही है, सुन तो लीजिए क्या कह रही है प्रियंका। अनइलेक्टेड का मतलब समझाइए है। जब आप लोग एक्सपोज होते हैं तो आपको बहुत चिढ़ मचती है, हमें सबको पता है। अनइलेक्टेड का क्या मतलब है, आपका क्या सोच है, क्या विचारधारा है, सब जानते हैं। मैं अब अनइलेक्टेड का मतलब बहुत स्पष्ट है कि मुखौटा बनकर नरेंद्र मोदी जी विकास का एजेंडा लेकर आए, पर जो रिमोट चल रहा है वो नागपुर से चल रहा है, मोहन भागवत जी का चल रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा चल रहा है। लेकिन प्रियंका में देख लीजिए प्रियंका महिलाओं की सशक्तिकरण, लेकिन प्रियंका ये दोनों आरोप एक साथ नहीं चल सकते। प्रियंका दोनों आरोप एक साथ नहीं चल सकते। एक सेकंड प्रियंका, दोनों आरोप एक साथ नहीं चल सकते। आप दो आरोप एक सेकंड सर, एक सेकंड आप दो आरोप लगाती हैं प्रियंका। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए जिनको इलेक्शन सुन तो लीजिए। आप दो आरोप लगाती हैं, एक आरोप ये लगाती हैं हिंदुत्व के एजेंडे पर सरकार चल रही है और उसी के एजेंडे पर चुनकर आ रही है पार्टी बीजेपी यानी संघ के एजेंडे पर। दूसरे में आप कह रही हैं कि ये सरकार अनइलेक्टेड है और संघ चला रहा है। नहीं, मानक ऐसा है। मैं बहुत पेशेंटली दोनों की बात सुनी, पर जिस तरीके से आप उनको मुझे इंटरप्ट करने का मौका दे रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, सबसे पहले। दूसरी बात मैं कहूंगी कि ये जो डिविसिव एजेंडा है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा रहा है, महात्मा गांधी की हत्या से लेकर महिलाओं के अधिकारों से लेकर, और आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दलितों के अधिकारों को लेकर हो, ट्राइबल्स के अधिकारों को लेकर हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्या काम रहा है सब जानते हैं। और वो ही एजेंडा जो आज भारतीय जनता पार्टी चला रही है वो एजेंडा नागपुर से सेट हो रहा है, वो तो हम सब जानते हैं। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मीटिंग होती है और सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स जाकर अपनी रिपोर्ट का पेश करते हैं, उससे भी स्पष्ट होता है और चला रहा है। 10 जनपद इररिलेवेंट हो गया। एक सेकंड निकाल दीजिए सर, एक सेकंड एक एक करके बोलेंगे। देश की जनता ने इररिलेवेंट बना दिया। सब एक साथ बोलेंगे, समझिए। देश की सरकार के पास जा रहा हूँ, शब्द लोग भी जुड़ गए, लेकिन पहले इररिलेवेंट बना दिया 10 जनपद को। चीफ थी देश की जनता ने इररिलेवेंट बना दिया है। आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कोई इलेक्टेड देश की जनता ने जिसके लिए मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाकर के मदद मांगते हैं, उस जनता ने 10 जनपद को इररिलेवेंट बना दिया है, इररिलेवेंट बना दिया। अब रुक जाइए सर, देखिए सरकार ने 10 जनपद और बीजेपी या संघ की लड़ाई नहीं है। एक सेकंड, आसिम वकार मुझे एक बात बताइए।
आसिम वकार, मेरे को इसका भी आसिम वकार, मुझे इसका भी जवाब देना है माना। प्रियंका एक सेकंड लौट के आऊंगा। प्रियंका अभी दो लोग बिल्कुल नहीं बोले इस डिबेट में, उनको ही मुझे मौका देना है। प्लीज प्रियंका थोड़ी देर रुक जाइए, अब रुक जाइए प्लीज, थोड़ी देर रुक जाइए, रुक जाइए, अब रुक जाइए। जनपद की बात करते हैं, 10 जनपद से भी देश की जनता ने उनको चुना था। अरे प्रियंका प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, अब रुक जाइए। आप नागपुर की बात कर रही हैं, वो 10 जनपद की बात कर रहे हैं, हिसाब बराबर हो गया, अब रुक जाइए। आसिम वकार, नहीं वो अगर आसिम वकार के पास जा रहा हूँ। शबनम जी एक सेकंड में आपका स्वागत है। एक सेकंड सर, एक सेकंड। आसिम वकार मुझे एक बात बताइए। फाड़ देता है अरे आप नीचे जी एक सेकंड। प्रधानमंत्री आसिम वकार फाड़ता है। आसिम वकार, लोकतंत्र के प्रति गडकरी जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को नई डायरेक्शन दे सकती है आरएसएस की आइडियोलॉजी। इतनी पॉपुलर हो गई है, इतनी कारगर है, आप क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? सर पहली बात तो मुझे बोलने का मौका नहीं दिया आपने। मुझे लगा कि मुझे शायद आज इनवाइट किया गया। नहीं मौका लीजिए, बहुत टाइम है अभी, आप लीजिए मौका लीजिए। आरएसएस के बारे में, बीजेपी के बारे में आपको एक बात बता दूं। हाँ एक बात बता दूं मानक जी, अभी कुछ दिन पहले मैं एक चैनल पर बैठा था, बीजेपी के एक बड़े प्रखर प्रवक्ता बैठे थे और आरएसएस के इनसे भी बड़े वाले प्रवक्ता बैठे थे, विचारक। तो वो वंदे मातरम पे बोल रहे थे। आपको बता रहा हूं इनकी आइडियोलॉजी, इनके काम करने का तरीका। वंदे मातरम पे बहस चल रही थी तो उन्होंने कहा वंदे मातरम में आप वकार साहब आपको क्या एतराज है कहने का? ये तो जब 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो बहादुर शाह जफर ने भी वंदे मातरम गाया था और उसके नारे लगाए थे, आप क्यों एतराज करते हैं? तो मुझे बड़ी हंसी आई थी। मैंने कहा आप अपने लोगों को जानकारी दीजिए पहले जाकर। किसी ने प्रवक्ता उसका नाम कोट कर दे। बहुत बाद में आनंद मठ लिखा गया। सुधांशु मित्तल जी ने, सुधांशु मित्तल जी ने मैं आपको बताता हूँ, सुधांशु मित्तल जी ने इसी न्यूज 24 मातरम से सुधांशु मित्तल ने इसी न्यूज 24 या तो अंग्रेज डरता सुन लीजिए, या तो अंग्रेज डरता था। सुन लीजिए, वंदे मातरम गाने से अंग्रेजों के उनको गोली खानी पड़ती थी जो वंदे मातरम गाते थे। वंदे मातरम कहते हैं हाँ, आसिम वकार प्रेम शुक्ला आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। प्रेम शुक्ला आ रहा हूँ, एक एक करके बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। आसिम वकार बहुत देर से नहीं बोल रहे। आसिम वकार कंप्लीट करिए। नहीं किस तरीके का बिहेवियर हो पाएगी आसिम वकार? या तो मैं बहस छोड़ दूंगा। आसिम वकार बोलिए, सुन रहे हैं आपको, बोलिए। तो तरीका नहीं है बहस कराने का आपका। आप एक लोगों को दे रहे हैं 10-10 मिनट का टाइम और आप दूसरे लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं। आप जाहिलों को बुला लिया बिठाकर आपने। अरे आसिम वकार आपको टाइम दे रहा हूँ पूरा। आसिम वकार पर शब्दों पर काबू रखिए, ये जाहिल का थोड़ा शब्दों पर काबू रखिए, संयम में रहिए। टाइम आपको पूरा मिल रहा है, पूरा टाइम है अभी। नहीं कराइएगा, अरे पूरा टाइम है, आप बोलिए ना, आपको कौन रोक रहा है? बोलिए आप। जाहिल कौन है? जाहिल कौन है? जो पार्टियां बदलते हैं, कभी मुलायम सिंह के साथ, कभी ओवैसी के साथ। अब आप इस मुद्दे पे आ जाइए। नहीं बताइए ना जाहिल कौन है? कभी समाजवादी पार्टी में, रातों रात ओवैसी के साथ कौन है जाहिल? प्रेम शुक्ला एक सेकंड, पार्टी बदलती है। अरे अब नीचे जी ठंडा पानी, अब नीचे जी एक सेकंड। आसिम वकार आपको बहुत देर से टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं टाइम दे रहा हूँ, आप बोलिए। आसिम वकार बोलिए, लेकिन शब्दों पे काबू रखिए, जबान पर थोड़ा सा काबू रखिए, संयम में रहिए। आप मुद्दे पे आ जाइए, अब मुद्दे पे आ जाइए आसिम वकार, अब मुद्दे पे। क्या संयम में रहे? आप बात करते हैं आपने मुझे और फिर आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। इस तरह बात होती है, ये बहस का तरीका नहीं है। आप अपने लोगों को अगर बुलवा रहे हैं, उनकी आवाजें बंद कीजिए, दूसरों को बहुत मौका दीजिए बोलने का। देखिए, वंदे मातरम के ऊपर सबसे पहली बात तो देश को ये जानकारी होना चाहिए कि वंदे मातरम किसी राष्ट्रभक्त ने और किसी क्रांतिकारी ने नहीं लिखा था। वंदे मातरम लिखने वाला एक आदमी था जिसका नाम था बंकिम चंद्र, और वो 1876 में भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करता था। ब्रिटिश सरकार में जिसके खिलाफ क्रांतिकारी भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो उस कंपनी में नौकरी करता था और एसडीएम था। कांग्रेस को जो आदमी भारत के खिलाफ। आसिम वकार मैं कह रहा हूँ, आप मुद्दे पे आ जाइए। आप यहाँ सारे माता शहीदों के आसमान चले गए करने वाला आदमी आसिम वकार। ये उन तमाम शहीदों का अपमान है जो वंदे मातरम कहते हुए फांसी चढ़ गए। ये तमाम उन शहीदों का अपमान है। वसीम साहब, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा आपको।
ये तमाम उन शहीदों का राजगुरु सुखदेव राम प्रसाद अशफाक अल्लाह खां का अपमान है जो वंदे मातरम कहते हुए गाते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ गए। नहीं, गलत, ये आप नहीं कह सकते, ये आप नहीं कर सकते। उन तमाम शहीदों का अपमान आप नहीं कर सकते। उन तमाम शहीदों का अपमान, उन तमाम शहीदों का अपमान करने की इजाजत मैं आपको नहीं दे सकता। सरकार में आप हो गए अंग्रेजों के अच्छा देखिए आप उन तमाम शहीदों को, आप उन तमाम शहीदों के अपमान करने का कोई हक नहीं आपको। आप जो तमाम शहीदों का अपमान करने का हक नहीं जो वंदे मातरम कहते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ गए। अंग्रेज आप उन तमाम शहीदों का अपमान कर रहे हैं आज की नहीं थे। आप उन तमाम शहीदों का अपमान कर रहे हैं आज कि नहीं कर रहे थे। वंदे मातरम गाते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ गए। मैं जवाब पूछ रहा हूं आपसे, आप मुझे गलत साबित कीजिए। आप कहिए कि नहीं वो नहीं थे। आप कहिए कि बंकिम चंद्र अंग्रेजों को नौकरी नहीं करते थे। आप कहिए कि बंकिम चंद्र एसडीएम नहीं थे अंग्रेजों की सरकार में। कौन किसको किसको राय बहादुर की ख्याति मिली थी वो सब मैं खोल दूंगा एक एक आपको। अच्छा आप देखिए समस्या यही आ जाती है घूम फिर के। अरे अभी जैसे अब रुकिए बहुत देर हो गई। मैं देखिए आसिम वकार, देखिए समस्या यही है आपके साथ। आसिम वकार अब जरा मेरी बात भी सुनेंगे आप। क्रांतिकारी आपने बोला ना आराम से इतनी देर। आसिम वकार, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने भी बहुत देर बोला लेकिन आप सिर्फ वंदे मातरम पे बोले। देखिए समस्या यही है, मैं आपसे यही पूछ रहा था। आरएसएस कह रही है हमारे पास हर समस्या का समाधान है, बराबरी हो तो, इसके अलावा राष्ट्रवाद हो तो, तमाम समस्याओं का। वो कह रहे हैं हम तो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम भी करते हैं। आसिम वकार, आप क्या करते हैं? आपके ओवैसी जी क्या करते हैं? समाज के लिए, देश के लिए आप क्या करते हैं? वो ये कह रहे हैं आरएसएस हर मर्ज की दवा नहीं है। आरएसएस हिंदुस्तान के सबसे बड़ा खतरा है हिंदुस्तान के लिए। अच्छा, आरएसएस से ज्यादा पाकिस्तान की चाकरी करने वाले एआईएमआईएम से बड़ा जहर है जो फिजाओं में बोल रहे हैं। पाकिस्तान की चाकरी करने वाले में एक दूसरे ओवैसी के अब्बा जो जिन्ना के चरण चाट रहे थे उनके बारे में कुछ जानते हैं? पाकिस्तान का जिन्ना के चरण चाटने वाले ओवैसी के अब्बा को जानते पाकिस्तान की हैं? बिरयानी कौन खा रहा है जाकर? जिन्ना के चरण चाटते हैं ओवैसी के अब्बा, जिनके चरण आप चाट रहे हैं, कौन खा रहा है जाकर? राजगढ़ पार्टी का सरदार पटेल पार्टी का ओवैसी जो है पूछ लेने लगे। ये हिंदुस्तान का इतिहास है। किसी जिन्ना की तारीफ नहीं की है। हिंदुस्तान का इतिहास बीजेपी के नेता जिन्ना की तारीफ करते हैं। आपके ओवैसी के अब्बा जो है आप जवाब चाकरी देते हैं, आप करते झूठ थे। बोलते हैं। क्यों चलिए जिन्ना के चरण चाटते थे? चलिए देखिए फिर तूतू में सारी समस्याएं गोल हो जाती हैं। हम मुद्दे पर बात ही नहीं कर पाते हैं। शबनम लोन के पास जाना पड़ेगा मुझे। शबनम जी माफ करिएगा, बहुत देर के बाद आपके पास आ रहा हूं। शबनम लोन, आरएसएस की आइडियोलॉजी में हर मर्ज की दवा है और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या आजादी के बाद से कश्मीर भी रही है। आपको लगता है आरएसएस की आइडियोलॉजी में कश्मीर प्रॉब्लम का हल भी है, सॉल्यूशन है? मानिक जी, मैं जानती हूँ ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। मैं एक चैनल में बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा के साथ मेरे ऑलरेडी कोई और डिस्कशन हुए हैं। वो बार बार मुसलमानों पे हमला कर रहे थे। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि आरएसएस 1925 में फॉर्मुलेट हुई। केशव बलिराम हेडगेवार साहब, डॉक्टर जी उनको बोलते थे, उन्होंने बनाई। और उसके बाद गोलवालकर साहब, गुरुजी उनको कहते थे, वो रहे हेड आरएसएस के। उसके बाद बाला साहब देओरस उनके प्रेसिडेंट रहे। अब सीपी बिशिकार BHISH जो ऑफिशियल बायोग्राफर थे डॉक्टर साहब के, हेडगेवार साहब के, उन्होंने कहा कि उनकी जबान में मुसलमानों को ऐसे कहा गया, द यावना स्नेक्स Muslims reared on the milk of non-corporations were provoking riots in the nation with their poisonous hiss. दूसरी बात मैं आपसे कहूंगी, गुरुजी गोलवालकर साहब, उनकी बुक है वी द नेशन। सुनिए शबनम लोन जो है हिंदूज हैव अ कल्चर, सुनिए हिंदूज हैव अ कल्चर, सुनिए मेरी बात। Hindus have a culture that despite being debased by contact with Muslims, आतंकवादियों के आप वकील हैं कि नहीं? मानक जी हिंदू बात कीजिए। जो हिंदू आतंकवादियों की वकील हमारे
सैनिकों को अभी हिंदुओं को मुझे बात करने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी उनको बोलने दीजिए, आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद जवाब दीजिएगा जैसे आपको जवाब देना। आप उसी तीखी भाषा का इस्तेमाल करिएगा। मानक जी मुझे बात करने दीजिए। मानक जी मुझे खत्म करने दीजिए। मानक जी मुझे खत्म करने दीजिए। Hindus have a culture that despite being debased by contact with Muslims and Europeans, it is still the noblest in the world. दूसरा, so foreign races in Hindustan must either adopt the Hindu culture and language, must entertain no idea but those of the glorification of the Hindu race and culture of the Hindu nation and must lose their separate existence. शबनम लोन पॉइंट पे आइए, आपका पॉइंट क्या है? अहमद कैसे चोरकट थे ये भी मैं अभी पढ़ के सुनाऊंगा। शबनम जी क्या पॉइंट है आपका? आप पॉइंट क्या है ये बताइए, मुद्दा क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपको ये बताऊं कि 1920 कैसे अंग्रेजों के एजेंट थे, कैसे पाकिस्तान जो है पहला बीज बोया, ये भी सुना। प्रेम शुक्ला एक मिनट सुन लीजिए, कंप्लीट कर ले। प्रेम शुक्ला कंप्लीट कर ले, उसके बाद आ रहा हूँ आपके पास, जवाब दीजिएगा। शुक्ला साहब हाँ शबनम जी कंप्लीट करिए। आप उसके बाद के लिए होना चाहिए, अंग्रेजों से नहीं होना चाहिए। देखिए 1934 में फिर कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया। उन्होंने कहा हमारे तमाम जो वर्कर्स हैं आरएसएस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के साथ इस वजह से ताल्लुक नहीं रखेंगे क्योंकि ये तीनों मिलिटेंट एक्टिविटीज में शामिल हैं। इसके बाद जब वीर सावरकर पे इन्होंने 1946 वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू साहब को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा हर हाल में आरएसएस गांधी जी के कत्ल में मुलवस है और हिंदू महासभा और हेडगेवार साहब का जी मेरे पास लेकिन यही तो गलती है, यही तो गलती है। 46 में मतलब मैं समझ गया, आपका पॉइंट क्लियर है। शबनम जी आप ये कहना चाह रही है, एक सेकंड सर, एक सेकंड। शबनम जी कहना ये चाह रही है, शबनम जी कहना ये चाह रही है कि आरएसएस की आइडियोलॉजी कम्युनल है, एंटी मुस्लिम है, इसीलिए बीजेपी और संघ। आप ये कह रही हैं कश्मीर समस्या का समाधान कम से कम बीजेपी और संघ नहीं कर सकते। आप यही कह रही हैं शबनम जी, कश्मीर बीजेपी हल नहीं कर सकती, संघ हल नहीं कर सकती। सुनिए मोदी साहब कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों और बहनों से बात करने की रोटी और रोटी खाने वाली मोदी जी अपने लोगों को बेटियों और बहनों के साथ बात करने की तमीज सिखाएं। आप सत्य की अपेक्षा नहीं कर सकते। मोदी जी मेरा मोदी जी से निवेदन है, बहनों और बेटियों से कैसे बात की, आओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, झूठ, सारा झूठ। यजीद के आपको तमीज नहीं है अपनी बहनों और बेटियों से बात करने की। मुझे सत्य की और आपने 1926 में सबसे पहले हिंदू मुस्लिम राइट नागपुर में करवाया था। डॉक्टर जी जो है तमाम मस्जिदों के बाहर मुसलमानों से नमाज पढ़ते थे, वहाँ भजन गाते थे, वो कपट यही किया डॉक्टर जी ने। भारत की बजाय पाकिस्तान की, ऐसे लोग सत्य क्या बोलेंगे? अच्छा अफजल गुरु के अच्छा अब एक सेकंड रुक जाइए, अब एक सेकंड रुक जाइए एक सेकंड। शबनम जी एक सेकंड, आपने डिटेल में शबनम जी बताया, शबनम जी आपने डिटेल में बताया कि संघ जब से बनी है। प्रियंका एक सेकंड में आ रहा हूँ, बाकी किसी के साथ ये डिबेट करने के लायक नहीं है। प्रियंका एक सेकंड, किस तरीके से बहस करते हैं, कोई तमीज नहीं है बात करने की। एक सेकंड, नहीं सबसे बड़ी लायक यही है। प्रियंका एक सेकंड, सत्य सुन नहीं पाती। देखिए ये बोलते रहते हैं, हर लोगों के बीच में बोलते, किसी की सुनते नहीं है। बेटी पढ़ाओ, अरे चीखने लगेंगी दोनों। जब से हमारी शुरुआत हुई है, जब से मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रही हूँ, बाद में आए हैं, किसी को लगते हैं। अच्छा ये शबनम जी एक सेकंड एक सेकंड प्रेम भाई थोड़ा प्रेम से काम लीजिए। महिलाएं हैं प्लीज थोड़ा सा इज्जत से बात करिए, देश देख रहा है। प्रेम शुक्ला आप मुद्दे पे आ जाइए, पर्सनली मैं आपसे सीधे सवाल का सीधा जवाब चाह रहा हूँ। मुद्दे पे आ जाइए, प्रेम शुक्ला मुद्दे पे आ जाइए। मेरा सीधा सवाल अब ये है, प्रेम शुक्ला इन दोनों ने मुद्दे पे बात प्रेम शुक्ला क्या आप नहीं मानेंगे, आरएसएस की आइडियोलॉजी आप दावा कर रहे हैं सारी समस्याओं का हल है, लेकिन सबसे ज्यादा विभाजन। एक सेकंड, निश्चित हिंदू क्रिश्चियन और अम्बेडकर है, ये
देश का मुस्लिम नहीं है, जिनकी सोच अब एक सेकंड रुक जाइए, सबका ऑडियो बंद कर दीजिए, सबका ऑडियो बंद कर दीजिए, सबका ऑडियो बंद कर दीजिए। दर्शकों का टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात कर रहे हैं। गडकरी जी देश की समस्याओं की बात कर रहे हैं, आरएसएस के पास कह रहे हैं हर समस्या का हल है, लेकिन डिबेट शुरुआत तो हमने अच्छे से की थी, उसके बाद पता नहीं कहां चली गई। अब नीचे जी अब एक बात बताइए मुझे, क्योंकि थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं सब ठंडा पानी पिए वहां पर। इस तरीके से प्रियंका डिस्कशन क्या होना चाहिए? प्लीज एक सेकंड नहीं, जैसे हम बात करने आते हैं ये बीच में बोलते रहते हैं। एक सेकंड, आपको भी टाइम मिलेगा प्रियंका, आपको पहले भी मिला था, फिर से टाइम। आप दूसरों के बीच में कूदते हैं। अच्छा, अरे चालू है क्या? सोच चलेगी क्या? इसीलिए ऑडियो बंद करिए, सबका ऑडियो बंद कर दीजिए, सबका ऑडियो बंद कर दीजिए। प्रेम शुक्ला, प्रियंका चतुर्वेदी, आसिम वकार, शबनम लोन, आप प्लीज ठंडा पानी पीजिए, जरा थोड़ा बैठिए। अब निजेश जी, क्योंकि आप स्टूडियो में हैं, आप किसी से बहस नहीं कर सकते, आप मुझसे बहस करिए। मैं अभी भी ये नहीं समझ पा रहा हूं, आप नहीं मानेंगे कि ये सबसे डिवाइसिव आइडियोलॉजी भी है इस देश की। नहीं कहां है? कह रहे सारी समस्याओं का हल है आरएसएस के पास। डिवाइसिव कैसे? और ये क्या वजह है? नहीं डिवाइसिव कैसे है, पहले तो ये बताइए। देख लीजिए, डिबेट में ही देख लीजिए। नहीं डिबेट, अरे भाई विरोधी क्या तारीफ थोड़ा करेंगे? विरोधी तारीफ करते थे 1964 की लड़ाई के समय में, 1965 की लड़ाई के समय में, उस समय तारीफ। अच्छा, एक बात बताइए, क्या वजह है? अगर हम आप लोगों के साथ नहीं रहेंगे तो सुनने की क्षमता रखिए। प्रियंका अगर सुनने की क्षमता नहीं है तो डिबेट में मत आया करिए। प्रियंका शांत। नहीं, हमें डिबेट से देखिए मानक जी, हमें डिबेट से फ्री करिए, क्योंकि इस तरह का डिस्कशन नहीं हो सकता है जहाँ दो लोग बात करें, बाकी सब जब बात करने ये देखिए, अब देखिए हर कोई नाराज हो रहा है। अब नाराज देखिए, वही बात है ना, मैं कह रहा हूँ दर्शक देख रहे हैं, मुद्दों पर बात हो रही है, तू मैं शुरू हो जाती है। अगर इनको लगता है सारे प्रॉब्लम्स का निवारण यही कर सकते हैं तो चलाइए अपने हिसाब से, पर ये भी स्पष्ट कर दीजिए कि सरकार का रिमोट आज नागपुर में है, नरेंद्र मोदी जी के हाथ में नहीं है। पूछिए कि जो आसिम वकार ने पूछा है, बीच में जो आदमी नौकरियां कर रहा है, अंग्रेजों का एसडीएम बना हुआ घूम रहा है, तनख्वाह लेकर खा रहा है। देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये सारी की सारी बहस मुद्दे पर हो, तो जब निजी हो जाती है तभी सारी समस्या पैदा होती है। तू मैंने आपस की हो बिल्कुल पसंद नहीं है, दर्शक को कोई मतलब नहीं है। मुद्दे पर बहस होगी, हर कोई सुनेगा आपका। मैं वापस मुद्दे पे ला रहा हूँ, मैं एक सेकंड रुक जाइए। आसिम वकार एक सेकंड, आसिम वकार एक सेकंड। अब निजेश जी, क्या वजह है? आरएसएस तो बहुत काम करता है, बाढ़ हो, सुनामी हो, अर्थक्वेक हो, शिक्षा में बहुत काम करता है, हेल्थ में बहुत काम करता है, ये तथ्य हैं, ये फैक्ट्स हैं, ये हर कोई जानता है। लेकिन क्या वजह है कि आप देश भर में इन कार्यों को कोई नहीं जानता और लोग डिवाइसिव एजेंडा को लेकर जानते हैं? इसलिए क्या वजह? क्योंकि संघ अपने कार्य का प्रचार नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसलिए क्यों प्रचार करने की जरूरत नहीं, काम करना जरूरी है, प्रचार करना जरूरी है। संघ को कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है जिसके लिए वो प्रचार करे इनकी तरह कि काम बिना काम किए। वही कह रही है क्या आप बीजेपी को आगे करके चुनाव तो लड़ते हैं? देखो ऐसा और कंट्रोल करते हैं सरकार को। ऐसा है कि पूरा देश जानता है कि एक अध्यादेश को, सरकारी अध्यादेश को एक पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट फाड़ देता सार्वजनिक रूप से, सरकार कहां से चलती थी? नेशनल वो एनआई क्या बनाई हुई थी, वो जो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, उसमें कौन लोग थे? सब जानते हैं कौन। हमेशा कहते थे कि जब भी मर्जी आ जाए मैं उतर जाऊंगा गद्दी से। प्रियंका पूरा देश जानता है, और उस कारण ये हाल भी हुआ, हश्र भी हुआ। और ये हताशा है, ये हताशा है, ये हताशा है वास्तव में। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से बकायदा चुनकर आई हैं, हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट हैं, आप उनको कंपेयर करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ तो मुझे बाइनरी बिल्कुल समझ में नहीं आती है। अरे नहीं, ये बिल्कुल गलत है। नहीं कोई नहीं, अरे कंपेयर करते ही नहीं, हम तो कह रहे हैं कि ये रिमोट कंट्रोल उनके दिमाग में, जो रिमोट कंट्रोल की बात वो कर सकता है जो खुद चलाता था। अरे कोई कंपेरिजन है ही नहीं भाई, कोई कंपेरिजन नहीं। ये गलत आरोप मत लगाइए भाई, ये गलत है। ठीक है, चलिए। अरे फिर देखिए कहाँ आज महिलाओं के 1925 से चल रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हम किसी से क्या तुलना करेंगे भाई? मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। शबनम लोन प्लीज 20 सेकेंड। शबनम लोन थोड़ा अगर क्रिस्प आप बता पाए, आपको वाकई हाँ, क्या कश्मीर समस्या का हल बीजेपी संघ की आइडियोलॉजी से नहीं हो सकता? शबनम लोन, मैं कह रही हूँ हिंदुस्तान को खतरा है आरएसएस से। सब मैं आपको बता रही हूँ, ये जो डॉक्टर जी हैं, 1926 में फर्स्ट हिंदू मुस्लिम राइट हुआ, तमाम मस्जिदें जो हैं
आरएसएस मस्जिदों में जब नमाज होती थी बाहर वहां पर भजन गाना शुरू हुए। ठीक है, आपका टाइम खत्म हो गया, आपका टाइम खत्म हो गया। शबनम लोन, कश्मीर समस्या सुलझाना तो दूर, प्रेम शुक्ला क्लोजिंग आपको दे रहा हूं मैं। आरएसएस की आइडियोलॉजी पर इतना विभाजन देश में, प्रेम शुक्ला, सारी समस्याएं कैसे सुलझाएंगे? विभाजनकारी ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका को विभाजनकारी कहते हैं। इस देश का विभाजन कांग्रेस ने किया, इस देश का विभाजन मुस्लिम लीग ने किया, इस देश का विभाजन आज भी शबनम लोन जिस आइडियोलॉजी का प्रचार करती है वो विभाजनकारी है। इस्लामी आतंकवादियों का समर्थन कौन करता है? शबनम लोन इस देश को तोड़ने का समर्थन करती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जोड़ने का काम करती है। निश्चित तौर पर जो है देख लीजिए, टीवी डिबेट में भी हाथ कंगन को आरसी का, टीवी डिबेट में भी सबसे बड़ा सवाल में आपको सबूत मिल गया कि संघ की आइडियोलॉजी, संघ की विचारधारा देश की हर समस्या का समाधान हो या ना हो, लेकिन इस पर देश क्या या फिर जो व्यूज हैं, जो विचार हैं, कैसे दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अवनिजेश अवस्थी, प्रेम शुक्ला, प्रियंका चतुर्वेदी, शबनम लोन और आसिम वकार, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। चलिए अब चलते हैं।